तो किसी मित्र ने पूछा है कि आपको क्या फ़ायदा हुआ इतने सालों के मेडिटेशन से? तो इसका उत्तर देना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अपनी ही अपना मतलब खुद ही मूल्यांकन करना कई बार ज़रा मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो एक सबसे बड़ा चेंज तो ये है ना कि जिसको मूड स्विंग बोलते हैं ना, कि आप पहले अगर ऐसा था, मतलब कोई अच्छी स्थिति है तो आप यहाँ हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो एकदम नीचे चले गए, डिप्रेस हो गए, गुस्सा हो गए वगैरह वगैरह। तो मतलब ग्राफ पहले अगर ऐसा था तो अब जरा ऐसा हो गया, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं, थोड़ा सा बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड होने से मनस्थिति ज़्यादातर ठीक रहती है, जिसको कह सकते हैं कि शांत वाली स्थिति, संतोष वाली स्थिति, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा। तो एक तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोई ऐसी स्थिति है जो कि तनावपूर्ण होती थी पहले, तो उसी स्थिति में अभी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसी स्थिति में भी थोड़ा-सा मन ज़्यादा उद्विग्न नहीं होता, ज़्यादा परेशान नहीं होता। तो अभी एक तो कुछ ऐसा हो गया। और कुछ व्यवहार में चेंजेस आए, जैसे मुझे गुस्सा आता था पहले काफ़ी ज़्यादा, और उस गुस्से में कुछ-कुछ बोल जाता था मैं, ख़ासकर टीचर्स को। तो जैसे मेरी कोशिश रहती थी कि भाई टीचर सदुपयोग करें समय का, मेडिटेशन में पूरा मन लगाएँ, तो सुबह 4 बजे उठा देता था। और मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। शुरुआत में कुछ सालों तक मेरी पॉलिसी ये थी कि आप जिसको बोलते हो मेरी मर्ज़ी, वो मर्ज़ी तब बोलना पहले आप एक्सपीरियंस लो। संगीत में भी अभी आपकी मर्ज़ी नहीं कि जो मर्ज़ी सुनो। पहले संगीत क्या-क्या है उपलब्ध, उसका एक्सपोज़र नहीं है आपको अभी। तो क्लासिकल म्यूज़िक सुनो, वोकल सुनो, इंस्ट्रूमेंटल सुनो, ये सब प्रकार की चीज़ें सुन के तब हम पूछेंगे कि भई आपकी क्या अभिरुचि है। तो अभी आपने जो जो कुछ आपका एक्सपोज़र है उसके बेसिस पे अभिरुचि बनी है। तो ये लॉजिकली तो सही लगता है, लेकिन तब ये आपका व्यवहार काफ़ी कठोर हो सकता है और लोगों को तो बात समझ आती नहीं। उनको यही लगता है कि आप उनकी आज़ादी छीन रहे हो। तो ये चला काफ़ी साल तक और इसका मुझ पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता था। औरों पर भी पड़ता ही होगा। लेकिन मैं तनाव की स्थिति में आ जाता था। हालाँकि लोग मान जाते थे, लेकिन मेरे मन ही मन में कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती थी इससे। तो वो बदला। अभी मेरी पॉलिसी ये है कि भई सब अपनी-अपनी यात्रा कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि पता नहीं क्या एनर्जी लेवल है दूसरे इंसान का। तो उसके ही मन में जब आए ये बात कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, और तब आप मदद कर सको, वो मदद आपसे लेने के लिए आए, बोले, तब तो बात है। तो वो जो ज़बरदस्ती वाली चीज़ है दूसरे लोगों पे, तो वो काफ़ी कम हुई। अपने पे तो मैं करता रहता हूँ अभी भी ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि जैसे बुखार आ गया, मैं तुरंत दवाई नहीं लेता। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, साथी लोग कहते हैं कि आपकी हालत ख़राब है, मैं बोलता हूँ अभी 1-2 दिन और, कि चलो तो पैरासिटामोल ले लो, थोड़ा-सा दर्द कम होगा। मैंने कहा ना, दर्द कम नहीं चाहिए, दर्द झेलने की मेरी है क्षमता काफ़ी। तो मैं उसको तब तक देखता हूँ, तो अगर तो ठीक हो गया, कभी-कभी अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर भी नहीं ठीक हुआ और ज़्यादा हो गया, तब तो दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन
दर्द के लिए आसानी से दवाई मैं नहीं लेता अपने लिए, लेकिन कोई दूसरा अगर है वो दर्द में है तो मैं बोलता हूँ भाई इसका इलाज करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे मालूम है लोग दर्द को अच्छा नहीं मानते। तो ये एक चेंज ये आया कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बदलने की जो मेरी कोशिश रहती थी, अच्छे इंटेंशन से, लेकिन उससे दबाव पड़ता था दूसरे लोगों पे और कई बार संबंध भी खराब हो जाते थे। तो कई लोग जो पुराने समय से हैं तो वो बताते हैं कि आप कितने कठोर थे पहले, और लेकिन कोई-कोई ऐसे भी कहते हैं, कोई पुराने टीचर्स दोबारा आते हैं विज़िट करने, वो बोलते थे आप कठोर नहीं होते, तो हम तो सुबह के ध्यान में 4 बजे तो कभी ना आते और वंचित रह जाते उस चीज़ से जो हमने प्राप्त की, आपके दबाव से। तो मैंने कहा हो सकता है कुछ लोगों पे अच्छा असर पड़ा हो, लेकिन ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगा ऐसा अब। तो अब जो पुराने टीचर्स हैं बहुत बार आ जाते हैं ये स्कूल का देख के कि सर जी उस क्लास में ये नहीं हो रहा, उसमें ये नहीं हो रहा। तो अभी मैं बोलता हूँ भई आप लोग करो अब मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं हो रहा है तो वो जो टीचर्स हैं उनके साथ आप बैठो और पता करो कि क्या-क्या चीज़ कैसे किसी विधि से होनी चाहिए, जो अच्छी विधियाँ हैं। आप भी कहीं पे अटक जाओ अगर तब तब मैं बताऊँगा, तब आप मेरे पास आना। लेकिन आप अभी तो जो पुराने टीचर्स हैं उनको ज़्यादातर सब कुछ पता ही है। तो थोड़ा-सा मैं तटस्थ हो गया और अभी अपने साथ, अपने में ही लीन ज़्यादा रहने लग गया। इस बीच मेरी क्रिएटिविटी लगातार बढ़ती गई। मैं नए-नए विषय ढूँढता रहता हूँ अपने लिए। तो जब लॉकडाउन था, तो उस उन दिनों मेरे 2 विषय थे, बल्कि 3। एक तो कोई अच्छी फ़िल्में, तो मैं सोचता था टीचर्स को कोई बढ़िया फ़िल्में कोई हैं क्या हिंदी की? तो मैंने काफ़ी फ़िल्में देखी, ख़ासकर 60 और 70 के दशक की कुछ फ़िल्में बहुत ही शानदार, जो मैंने नहीं देखी थी। अ, तो ये 2 आँखें 12 हाथ इस प्रकार की फ़िल्में 70s की, कोई-कोई 80s की भी पता नहीं, पर ज़्यादातर 60s की और 70s की। ये ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ फ़िल्में ऐसी थी, जो पहले नहीं देखी थी। एक तो वो, एक ल्यूसिड ड्रीम, मुझे पता चला कि ल्यूसिड ड्रीम पे तो अभी बहुत वैज्ञानिक पीछे पड़े हुए हैं कि ये चीज़ क्या है? क्योंकि ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ये तो 70s के दशक में प्रूव हो चुका था। लाबर्ज और लाबर्ज ने मतलब शुरुआत की और उनको अ, उन्हीं को माना जाता है फादर ऑफ ये ल्यूसिड ड्रीम का जो साइंस है इसका। तो ये एक वो था और एक ये एनडी नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ये बहुत क्रिएटिव प्रोसेस था और फिर मैथ, एक मेरा प्रिय विषय मैथ है। तो मैंने मैथ की एक पूरी किताब लिख दी। उस बीच उसी समय शुरू की थी। पहले मैंने क्वेश्चन्स बनाए, कलर डाल के उसमें कि बच्चे ज़रा बच्चों के लिए 8th में जो बहुत ब्राइट बच्चे कोई-कोई हो जाते हैं। सारा सिलेबस उनके लिए बहुत आसान है और अभी वो नया-नया ढूँढते हैं, उनके लिए मैंने बनाया था। लेकिन हमारे कुछ पुराने टीचर्स आए जो मैथ वाले ही थे और उनको भी बड़ी देर लगने लगी समझने में। उन्होंने कहा, "सर जी, ये सवाल तो आपने बना दिए, अब ये एक किताब बनाओ, हर एक के सॉल्यूशन कैसे निकालें क्योंकि इतने आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो।" तो मैंने सवाल बना दिए थे शायद 200 के आसपास। तो हर सवाल पे फिर मैंने कोशिश की 1 पेज में पूरा हो जाए उसका सॉल्यूशन। तो हाथ से ही लिखा पूरे को, थोड़ा अच्छी हैंडराइटिंग में ताकि वो कभी छपे तो हैंडराइटिंग खराब ना लगे और उसमें चित्र और रंगीन है। तो वो हमारे जो पुराने टीचर्स हैं उनमें से एक ले गए कि मैं इसको पब्लिश करूँगा और वो कर रहे हैं शायद उसको। तो वो भी रहा मतलब 2000
22-23 तक वो चला। और तो पिछले साल भी ये मैथ वाला काफ़ी काम होता रहा मेरा। अब इस साल ये हो गया, ये जो चैनल बना, ये बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है मेरे लिए। और इसमें अब मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो इमीडिएटली किसी के काम का है। जैसे परसों किसी ने बोला कि ये ट्रॉमा जो बचपन में बच्चे के साथ जो ऐसे एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनका जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो परसों शाम को शायद मैंने वो कमेंट पढ़ा, तो कल मैंने उस पे रिसर्च की। और तो आज हमने उसको अभी अपलोड कर भी दिया, शायद आज सुबह। तो ये इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फिर उसका फीडबैक मिलता है कि लोगों को मदद मिल रही है उससे। तो ये एक नई चीज़ मेरे ख़्याल से, ये जो क्रिएटिविटी की तरफ जो रुझान है, ये मेरा और ज़्यादा बढ़ा। और मैं इसमें अब ज़्यादा श्रेय क्रिएटिविटी को दूँ कि मेडिटेशन को दूँ कि दोनों को दूँ, समझ नहीं आता। मेरे ख़्याल से ये क्रिएटिविटी भी मेडिटेशन है एक प्रकार का। तो क्रिएटिविटी लगातार रही मेरी ज़िंदगी में। और ये तो मेडिटेशन तो मैंने 93 से सीखा। बाकी ब्रेन के साथ क्या-क्या हुआ होगा, मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जो डीप एक्सपीरियंसेस हैं, वो मुझे पहले हो चुके थे। मैंने थोड़ा बहुत डांस ऑफ द बी के इंट्रोडक्शन में उनके बारे में लिखा। सबसे डीप एक्सपीरियंसेस हैं, वो ध्यान के बाद नहीं हुए मुझे। लेकिन ध्यान से मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिससे कॉन्शियसली हम अपने साथ चेंज कर सकते हैं। एक तो है कि बाय चांस कुछ हुआ आपको, तो ध्यान से पहले जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो एक्सपीरियंसेस हुए, वो तो अपने आप हुए। तो अपने आप हुए कुछ समय, उससे जो चेंज आया होगा। लेकिन कॉन्शियसली रोज़-रोज़ प्रैक्टिस करके आप अपने अपने को जो बदल सकते हैं, तो उसके लिए यही है मेडिटेशन। तो 93 से मैंने शुरू किया था, तब से छोड़ा नहीं, लेकिन बहुत उथल-पुथल हुई ज़िंदगी में बीच-बीच में। और जब से ये कार्यक्रम चला स्कूल का 2004 से समझ लो विधिवत, वैसे 2003 अक्टूबर से छिट-पुट शुरुआत हो गई थी। लेकिन 2004 से सारा स्कूल हमारे हाथ में आ गया कि भई तुम लोग करो। और हम काफ़ी स्वतंत्र भी थे, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी कि कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो हमारा जो मन किया, हमने वो किया। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को चांस मिला। ये सॉन्ग्स को, म्यूज़िक एक चीज़ है। मेरा शौक है नए-नए सॉन्ग्स बनाना। स्पिरिचुअल सॉन्ग्स कह लो, मोटिवेशनल सॉन्ग्स कह लो, प्रेयर्स कह लो। तो ये एक चीज़, फिर म्यूज़िक मेडिटेशन एक नई चीज़ निकली। अ, और फिर माइंडफुल एजुकेशन, ये कॉन्सेप्ट मेरा था तो शुरू से, लेकिन ये कैसे होगा, ये धीरे-धीरे निकला। बच्चों के साथ मेडिटेशन, तो ये कॉन्सेप्ट तो था, पर मुझे 100% यकीन नहीं था कि बच्चे करेंगे ध्यान, ख़ासकर ये छोटे बच्चे हैं, ये इसमें रुचि लेंगे। तो इस बीच ये सब करने का मौका मिला इतने साल। तो क्या चेंज आया कि अभी डर खत्म हो गया। बीच-बीच में हल्का-हल्का डर आ जाता था, इनसिक्योरिटी आ जाती थी, स्कूल कैसे चलेगा? बीच में ये आ जाता था। सैलरीज़ कहाँ से लाएँगे? पिछले 6 महीने से किसी टीचर को कुछ दिया ही नहीं। हल्का-हल्का आ जाता था। हालाँकि डीप डाउन मुझे विश्वास था, जो होगा सब ठीक होगा। लेकिन कुछ देर के लिए मन थोड़ा व्याकुल हो जाता था। फिर मैं बैठता था ध्यान में, तो मुझे याद है 2004, 5, 6 के सालों में, शुरुआती साल बहुत ही स्ट्रेसफुल थे। पूरी-पूरी रात मैं बैठा रह गया, जैसे कोई समस्या है। अब समस्या है तो मैं सो नहीं सकता तब।
मेरे दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं लेट नहीं सकता, मैं बैठ जाता हूँ तब। बैठ के और तब तक ध्यान करता रहता हूँ जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। तो मुझे कई ऐसी रातें याद हैं कि पूरी रात गुज़र गई। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, लेकिन अभी मेरा मन शांत हुआ नहीं, बैठा ही हूँ। और अब सुबह सूरज उगने वाला है और अब मन शांत हो गया और वो समस्या गायब हो गई। हर बार मैंने देखा कि समस्या तो थी ही नहीं तो गायब कैसे हुई? मेरा मन शांत क्यों हुआ? घटनाएँ तो नहीं बदली, बाहर तो वैसा ही है जैसे पहले था। लेकिन मैंने उसको इंटरप्रेट कर लिया था इस तरह कि जैसे ये कोई प्रॉब्लम है और अब उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाता था आसानी से। तो वो अब नहीं होता। अब भी ऐसी खबरें आती हैं जो कि डरावनी हो सकती हैं, इंटरप्रिटेशन अगर वैसी कर ली जाए। लेकिन मेरा ये रहता है सब ठीक हो जाएगा। तो बड़े-बड़े आ जाते हैं तूफ़ान और मन शांत रहता है, भई जो होगा ठीक होगा और जो होगा वही होना है। तो मतलब मुझे क्या करना है, उसके लिए तैयार रहूँगा मैं, तैयार हूँ। तो एक ये भी आया, ये मतलब व्याकुलता कम हुई, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में मैं थोड़ा आराम से रह लेता हूँ। मृत्यु का डर शायद पहले भी ज़्यादा नहीं था मुझे, पर अब तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा है कि मृत्यु वैसे ही है जैसे कि आप सो गए थोड़ी देर के लिए और फिर जाग गए। तो मुझे नहीं लगता मृत्यु होती है, कोई ट्रांज़िशन होता होगा। मतलब ये शरीर तो जाएगा, लेकिन वो जो ज़िंदा रहता है मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह से, लूसिड ड्रीम में वही तो होता है। लूसिड ड्रीम में आप ऐसे जगत में होते हैं जो इस जगत से हज़ारों गुना ज़्यादा सुंदर है और आपका शरीर ये वाला तो होता नहीं। आप उड़ रहे हैं, वो तो दूसरे शरीर है। तो वो शरीर रहेगा, जब ये शरीर चला भी जाएगा। और तो डर तो खत्म हो गया। पहले हल्का-हल्का ये आ जाता था कि भई जब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँगा, किसी के काम का नहीं रहूँगा, तब क्या होगा? कोई होना चाहिए देखभाल वाला, ये आता था। अभी वो भी गायब हो गया। अब आप बोलोगे अब क्या है आपके पास समाधान? समाधान ये है खाना-पीना बंद कर दो। ध्यान में बैठ जाओ और मान लीजिए कि आप ने पिछले 12-13 घंटों से कुछ खाया नहीं, जैसे हम शाम को 5 बजे खाते हैं, अभी सुबह हो गई, रात भर से भी आपने कुछ खाया-पिया नहीं। सुबह आप फ्रेश-फ्रेश होके आ गए, सुबह की सिटिंग की और आपने फैसला किया कि अब काफ़ी हो गया, आज जाने की तैयारी करते हैं। आपने सबको बोला कि भई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ी देर लेटा रहूँगा, मैं खुद ही उठूँगा जब उठूँगा। लेट जाओ और ध्यान में चले जाओ और ल्यूसिड ड्रीम में और उसके बाद आपके ऊपर है, आप फैसला करो कि वापस जाना है उस शरीर में कि नहीं जाना। ऐसी स्थिति में पहुँचना चाहता हूँ, अभी तो पता नहीं, ल्यूसिड ड्रीम में अभी कोई गाइड मुझे मिला नहीं, मेरे ख़्याल से मुझे आशा है मिलेगा कभी न कभी। तो ल्यूसिड ड्रीम में ना भी सही, आप खाना-पीना बंद कर दोगे, ध्यान में बैठ जाओ, अपने आप निकलेंगे प्राण जब भी निकलेंगे। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कितने दिन? तो वो एक तरीका है, मेरे ख़्याल से बहुत बढ़िया तरीका। तो ख़ैर अभी नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि है ज़िंदगी, अभी कुछ मैं वैसे इच्छा भी है, बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है, पर अभी मैं सोचता हूँ 8-10 साल शायद मैं और रहूँगा एक्टिव। तो क्या फ़ायदे हैं? भई ध्यान से ही होगा जो भी फ़ायदा होगा। एक बात ये है कि और कोई भी चीज़ आप कर लो, बहुत गहरे नहीं जाएगी। अगर आप क्रिएटिव हैं, तो थोड़ा-बहुत ज़िंदगी में उससे रस मिलेगा। अगर आप संगीत वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है किसी भी फ़ील्ड में, चाहे साइंस के ही फ़ील्ड में सही, जब तक आप क्रिएटिव रह सकते हो,
तो आपको कोई रस मिलेगा। अब जो गाने वाले हैं वो हमेशा तो नहीं गा पाते। इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं वो भी हमेशा नहीं बजा पाते, उनकी मांसपेशियाँ काम नहीं करती एक उम्र के बाद। तो संगीत भी वहीं तक काम करेगा, आर्टिस्ट हैं, हाथ नहीं चलेगा अब, तो तब क्या करेंगे? तो ये जितनी कलाएँ हैं जिसमें कि आपका शरीर काम करता ही है उसमें, हाथ हैं, आपका गला है, आपकी आवाज़ है। तो केवल मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर आप ज़िंदा हैं, तो आपकी साँस चल रही है। आप ज़िंदा हैं, तो आपके पास शरीर है और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए एक तो अंत समय में भी केवल मेडिटेशन काम आएगा आपके, नहीं तो मृत्यु बहुत व्याकुल करेगी। मृत्यु से लोग इसीलिए डरते हैं ना कि ज़िंदगी तो बिताई सपोर्ट के सहारे, पैसे का सपोर्ट, नाम का, वाह-वाह का सपोर्ट, मेरी ये इज़्ज़त ठीक-ठाक है। ये है, मेरा मकान है, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं वगैरह-वगैरह। अब वो सब छिन गया। आखिरी क्षणों में कौन मदद करेगा? जब साँस उखड़ रही है आपकी, पता नहीं किस साँस पे ये शरीर चला जाए। शरीर के प्रति आसक्ति गई नहीं। ये सब कैसे होगा कि आप निरासक्त हो जाएँ? आप एकदम तैयार हैं, वो केवल मेडिटेशन से हो सकता है। मेडिटेशन अगर बिल्कुल सही अर्थों में क्या कि उसके साथ सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए शील है, पारमिताएँ हैं, निस्वार्थ सेवा इत्यादि। इस तरीके से अगर हम ध्यान करेंगे, तो मृत्यु के समय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ज़िंदगी जब तक हम जिएँगे, बहुत खुश रहेंगे। लालच-लुलच ये सब चीज़ें पहले ही खत्म हो जाएँगी। तो मेरी तो सलाह ये है कि भई मेडिटेशन में गहरे जाओ। मुझे क्या फ़ायदा हुआ तो जो भी फ़ायदा हो सकता है इंसान को, वो मुझे उसी से हुआ, मेडिटेशन से ही।